बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, दुआ करें रोशनी हो जाए। इंसदादे दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत के बाद गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि 36,000 मुकदमात 4 माह में मुकम्मल कैसे होंगे। इन मुकदमात का 4 माह में पाया तकमील तक पहुंचाना काफी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों और ताजरों के कारोबार में कमजोरी आ गई है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, दुआ करें रोशनी हो जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान और इसके अवाम के लिए बेहतरी के हालात पैदा करें। मुकदमात में नामजद 36,000 लोगों के लिए इंसाफ हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह यहां मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उनका नाम लिस्ट में शामिल किया गया। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंसाफ देगा और इंसाफ आसमानों से आता है, बहुत जल्द इंसाफ की फतह होगी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत को सानिहा 9 मई 2023 से मुतालिक केसेस का रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल करके 4 माह के अंदर अंदर फैसले जारी करने का हुक्म दिया है। अदालत उस्मा ने हर 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पेश करने का हुक्म भी जारी किया है। इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का केस। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए दायर दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है, जिसमें कहा गया कि दरखास्तों में इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज की गई। इलेक्शन कमीशन आई वोटिंग का पायलट प्रोजेक्ट अक्टूबर 2018 के ज़िमनी इंतखाब में कर चुका है। इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से कहा गया कि बानी PTI जो है वो अब अकेले रह गए, सारे का सारा खेल जो है वो इनके लिए मजीद मुश्किल होने जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा ने मजीद कहा कि बैरून मुल्क हूं, PTI की बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई है क्योंकि सपोर्टर्स को पता चल गया है कि सब ने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोल रखी हैं। इसको ज़ेरे बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाती इख्तलाफात जो अंदरूनी मामलात चल रहे हैं उसको किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टैकल करने जा रही है और अडियाला जेल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान मुरतब कर रही है, उसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अरबाब खिजर हयात खान साहब ने। खिजर हयात खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। चीमा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू की, आपने मुलाहिजा फरमाई 9 मई वाले मुकदमात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और दीगर इत्तेहादी लोग जो साथ में मौजूद थे जान छूटती हुई नजर नहीं आ रही है। 4 माह का टाइम दिया है, 36,000 से जायद लोग हैं। आप क्या समझते हैं, निजात मिल सकेगी या फिर इसी तरह से ये ताखीर का शिकार होता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें यू कैन से कि जिस तरह जाली बेसिस पे या बड़े बेसलेस किस्म के और बड़े यू कैन से कि मज़ाहिया से इल्ज़ामात पे मुकदमे हुए हैं और फिर जितने उसमें लोग हैं, फिर जितने उसमें गवाह हैं और फिर जो गवाहों की सेंटिटी है उसके होते हुए इंसाफ तो नहीं हो सकता 4 महीनों में। लेकिन आप कह लें कि ख़त्म करना या तो ये रिसेंट जो आप कह लें पास्ट है, इसमें स्पेशली पिछले 3 साल में हम देखें तो जिस तरह अदालतों को एक यू कैन से बेबस कर दिया गया है या अदालतों की आज़ादी को छीना है, अदालतों की जो एक इंडिपेंडेंस थी वो ख़त्म हुई है, तो उसके फैसला लिख देना, जिस तरह आप कह लें कि चेयरमैन इमरान खान के बारे में लिखे गए फैसले 2-3 हैं। इद्दत केस में हम देखें या उसमें देखें 190 मिलियन पाउंड केस है, तोशाखाना का देखें या 190 मिलियन का, तो लिख तो कुछ भी दें, आपकी मर्जी है, लेकिन यू कैन से इंसाफ नहीं हो सकता। और जिस तरह स्पेशली मतलब जो पर्पस था मुकदमात का PTI को खत्म करना, वो पर्पस क्योंकि पूरा नहीं हो रहा, लिहाजा ये जो तलवार लटका के रखना या अंडर प्रेशर लोगों को रखना, डरा के रखना, वो कोशिश है कि जो मैं समझता हूँ कि पहले भी नाकाम हुई, आइंदा भी नाकाम होगी। चीमा साहब, क्या समझते हैं अडियाला जेल के हवाले से कल भी खबरें सामने आई, जो फैमिली है बानी PTI की उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है,
बैरिस्टर गोहर और दीगर लोग तो मुलाकात कर पाते हैं, उस पर गिरफ्तारियां भी कल सामने आई, लेकिन कहा यह जा रहा है अडयाला जेल की जानिब से तरदीद कर दी गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखें, बेसिक जो इशू था कि अलीमा खान की या खान साहब की फैमिली की मुलाकात हो, तो जो मुलाकात का दिन मखसूस है उसमें मुलाकात नहीं होती। फिर ये है कि ये जो शौक है जी, तो फलां बंदा मुलाकात कर सकता है और फलां नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये है कि जिसकी मुलाकात है वो किससे मुलाकात करना चाहता है या उसकी पार्टी किससे मुलाकात करना चाहती है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो तो फैमिली होगी, और नंबर 2 प्रायोरिटी हो गई कि पॉलिटिकल लोग जो हैं, और नंबर 3 प्रायोरिटी होगी वकला। अब आप तीनों जगह पे अपने चॉइस के बंदे भेजना चाह रहे हैं, वकला में भी अपने चॉइस के बंदे भेज रहे हैं, भेजना चाहते हैं या भेज रहे हैं। अब पॉलिटिशियन में भी या पार्टी के लोग वो जो आपको ज्यादा पसंद है वो भेजना चाह रहे हैं, फैमिली में से भी आप कहते हैं फलां बहन नहीं मिलेगी, फलां मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आप तो बेसिकली ये जो एक कैदी की बुनियादी राइट्स हैं, ये पाकिस्तान में जितनी कैद भुगती गई है, पॉलिटिशियन ने भुगती है, बड़ी वीआईपी किस्म की कैद, 5 स्टार किस्म की कैद भुगती है। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब की कमर में लगातार। तो चीमा साहब ऐसा क्यों था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी दौरे हुकूमत था, तो फिर क्यों शहनशाही कैद में रखा गया उन्हें? वो देखें, आजकल भी एक नाम आता है ना कि फलां साहब जो है वो अदालत को कंट्रोल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी कंट्रोल करते थे। हमें तो एक एक्सपीरियंस हुआ कि जब जेल साहब अडयाला जेल में थे तो हमारे वजीर दाखिला थे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकती थी उनके साथ। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिसे कहते हैं बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। तो ये रसवाई को ना समझे तो ना समझे, लेकिन बात असल रसवाई की है। तो मतलब इंसाफ के मामले में जो है कि या जो बुनियादी राइट्स हैं कैदी के और साबिक वज़ीर आज़म के और सबसे बड़ी पार्टी के जो आप कह लें कि चेयरमैन हैं, या आज भी जिन्होंने 2/3 वोट लिया हुआ है और उसके बाद आज पाकिस्तान के 80% लोगों के दिलों की धड़कन वो हैं, तो उन तक आप बंदे वो भेजना चाहते हैं जो आपके टूट हैं या आपको पसंदीदा हैं या आप समझते हैं कि ये होम्योपैथिक हैं, या ये इतना हौसला नहीं कर सकते वो सच बोल सकें, या बाहर आके कोई खान साहब का जो जो उनका यू कैन से एक नुक्ता नजर है वो ऐसा पेश कर सकेंगे, तो वो आप भेजना चाहते हैं, वो फैमिली के हों या वकला हों या सियासतदान हो। तो मैं समझता हूँ कि इतनी खाशों की इतनी लंबी जो लाइन है, ये तो जेल से बढ़ के चीजें हैं कि आप जुबान तो बनती है ही है, दिमाग भी बंद है, सोच भी बंद है, किसी भी ना सोचने की इजाजत दे रहे हैं, ना बोलने की इजाजत दे रहे हैं, ना वोट डालने की इजाजत दे रहे हैं, ना बेईमान को बेईमान कहने की इजाजत दे रहे हैं, ना आपकी करप्शन की बात कर सकते हैं, आपकी नालायकी की बात नहीं कर सकते कि पीका एक्ट में केस हो जाएगा। आप अभी कोई सवाल ऐसा करेंगे तो आप कल अंदर होंगे, आप अगर भाग जाएंगे तो कोई आपका बंदा उठाया जाएगा या आपकी फैमिली उठाई जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ये चीमा साहब आप भी समझते ये रीत रिवाज है सियासी जमातों का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी ये होता रहा। बड़ी नाइंसाफी की बात है। मैं समझता हूँ, आपको भी पता है आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी पता है। तो मैं समझता हूँ कि ये यू कैन से कि थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए चीजें। ठीक है चीमा साहब, आपका पॉइंट है। आप ऐसा सवाल ना करें जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी हर्ट हो। बात चीमा साहब क्रेडिबिलिटी की नहीं है, फीका एक्ट का जो कानून पहला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, आप ही लोग अमेंडमेंट लेके आए थे। देखिए, मुझे मैं तो बड़ी डिटेल से फीका एक्ट का कानून नहीं पढ़ा, लेकिन मैं हमारे दौर में यू कैन से कि कोई ऐसा जिस तरह अभी जितने कंट्रोल्ड किस्म के सवालात हैं, जितने कंट्रोल्ड किस्म के जवाबात हैं, जितना कंट्रोल्ड किस्म का प्रोग्राम है, तो मैंने हमारे दौर में तो मतलब हमारी तो यू कैन से कि बात साहब वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के कहते गिरबान पकड़ें क्या पकड़ें, तो मैं कभी नहीं ऐसा हुआ, कोई कंपैरिजन तो नहीं है। ठीक चीमा साहब आपका पॉइंट आया। मतीउल्लाह जान साहब आपके दौरे हुकूमत में भी उठाए गए और इस मौजूदा सेटअप के दौरे हुकूमत में भी उठाए गए। अरबाब साहब आपका नुक्ता नजर लेना चाहूंगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि अंधेरा ही अंधेरा है हर तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादी जमातें कहती हैं कि मईशत मुस्तहकम हो गई है, माशी इशारिये मस्बत हैं, मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं इसको तस्लीम नहीं कर रहे। क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक शेख रशीद साहब का ताल्लुक है तो वो उनका तो मेरे ख्याल से उनकी किसी बयान पर मैं तबसरा ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि शेख रशीद साहब जो है वो किससे पारीना बन चुके हैं।
अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनकी वो जो बातें होती थी कि बड़ी ईद पे बड़ी कुर्बानी होगी, छोटी ईद पे छोटी कुर्बानी होगी, उसके इस किस्म के बयानात होते थे। तो मेरे अरबाब ख्याल साहब, में उस पे कोई तबसरा कुर्बानियां तो करना ही बहुत नहीं ली चाहिए, भी हैं आप लोगों ने क्योंकि और शेख कुर्बानियां रशीद दी साहब भी हैं। की जो बातें हैं तो उसको हम सीरियस लेते ही नहीं है। हम्म, दूसरी बात ये कि ये चीमा साहब की बातें मैं सुन रहा था, हम्म, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में चीमा साहब को ये इल्म नहीं होगा कि इमरान खान साहब के साथ जेल में जो मुलाकातें होती है तो वो इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर होती है कि फलां को मुझसे मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। ये उनकी ख्वाहिशात होती है, ये हुकूमत की ख्वाहिश नहीं होती है कि कौन उनसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब कोई पहले सियासी कैदी नहीं है, इससे पहले नवाज शरीफ साहब सियासी कैद कर चुके हैं, मरियम नवाज साहबा कर चुकी है, बाकी जो हमारे लीडर आते हैं वो सब जेलों में रह चुके हैं। लेकिन हम तो इस तरह नहीं करते थे कि हम रोज जाते थे, हम मुलाकातें करते थे, ना हमें जोड़ा जाता था रोज मुलाकातों के लिए। यहाँ पर तो आए रोज मुलाकातें होती है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक मुलाकात होती है, वो बाहर निकल आते हैं, वो दूसरी बातें करते हैं, जब कोई और मिल जाता है वो निकल आ जाते हैं, वो दूसरी बातें करते हैं। मुझे तो ये शक शुबा है कि पता नहीं कि ये लोग खान साहब से मिलते भी हैं या नहीं, या अपनी तरफ से ये बातें करते रहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कौम इस वक्त जो है ना, कौम मुल्क इस तरफ की जानिब जा रहा है और इन लोगों की जो पूरी सियासत है वो अडियाला जेल के गिर्द घूम रही है। इस वक्त इनको चाहिए कि ये हुकूमत का हाथ बेटा है। खैबर पुख्तूनख्वा में आप देखें कि दहशतगर्दी किस तरफ जा रही है, आए रोज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे जो मौलवी साहिबान है वो शहीद हो रहे हैं, आम शहरी शहीद हो रहे हैं, पुलिस के जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं। ना मैं महफूज हूँ, ना सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव महफूज है, ना कोई आम शहरी महफूज है। सूबे के तो ये हालात है और इन लोगों को सियासत की पड़ी हुई है। बिल एक और अभी अरबाब शुरू साहब, हो चुका है कि इनके विफाक अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं इख्तिलाफात जो है केपी में, तो विफाक केपी में सपोर्ट कर रहे हैं, जी विफाक केपी में सपोर्ट कर रहे हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में विफाक सपोर्ट कर रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। देखिए, वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जब कुरमे का हालात खराब हुए थे, वजीर दाखिला ने फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया था और चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद भी एक दो मरतबा वो आए चीफ मिनिस्टर के साथ अमन अमान के हवाले से मुलाकात की। फिर इस तरह हुआ कि जब हालात बहुत खराब हो गए तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर को चाहिए था कि वो तमाम पार्टियों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाते जो कि सिक्योरिटी के हवाले से होती। लेकिन अफसोस के वो कॉन्फ्रेंस भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुनक्किद करवाई और उसमें चीफ मिनिस्टर और पीटीआई क़यादत को दावत भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, जो कि बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि 18 में अमेंडमेंट के बाद जो है वो तमाम इख्तियार सूबों को तकवीज हो चुके हैं। तो खैबर पुख्तूनख्वा में तो हुकूमत तन की कोई चीज हमें नजर ही नहीं आ रही है। मैं इस वक्त सियासत को एक तरफ रखकर बात कर रहा हूँ, सियासी इख्तिलाफात इनके साथ हमारा अपनी जगह पे है, लेकिन उस वक्त हमें सूबे की और मुल्क की फिक्र है। बलूचिस्तान के आप हालात देखें कि बलूचिस्तान किस तरफ जा रहा है, इसी तरह यहाँ हमारे सूबे के हालात आप देखें कि खैबर जो सूबे के वज़ीर है वो अपने जिले नहीं जा सकते, हालात इस हद तक है। अरबाब साहब, आप क्या समझते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको बॉर्डर लाइन पे जाके खड़ा होना चाहिए कि वो दहशत गर्दों को रोकें? ये काम देखिए, अली अमीन साहब को हम है। ये नहीं कहते हैं कि वो बॉर्डर लाइन पर चले जाए, लेकिन उन्हें कम अज कम हुकूमती रिट तो कायम होनी चाहिए। यहाँ पर तो हुकूमत की रिट ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से फुर्सत नहीं है। इन लोगों को एक दूसरे पे करप्शन के अभी जो इल्जामात लग रहे हैं, जो पिछले हुकूमतों में इनकी ये तीसरी टर्म है, जो पिछले हुकूमतों में वज़रात है वो इन पे इल्जामात लगा रहे हैं, ये अभी जो बैठे हैं ये उन पे इल्जामात लगा रहे हैं। हम जब कहते थे कि इन लोगों ने चोरियां की है, इन लोगों ने सूबे को लूटा है, मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाए हैं, तो ये हमारे खिलाफ बातें करते थे, हम पे नुक्ताचीनी करते थे। आज ये खुद कौम को बता रहे हैं कि हाँ हमने करप्शन की है, क्योंकि जो इल्जामात ये लगा रहे हैं एक दूसरे पे तो वो वैसे नहीं लगा रहे हैं, उसके ठोस सबूत मौजूद है। बीआरटी की आप देखिए, पिशावर में जो बीआरटी बना है उसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है। वो हम शुरू दिन से कहते आ रहे थे कि इस पे करप्शन हुई है, लेकिन अफसोस के यहाँ पर इनकी हुकूमतें आ जाती है और वो एक दूसरे पे पर्दा डालते थे। लेकिन अब शुक्र है कि ये एक दूसरे पे पर्दा नहीं डाल रहे, एक दूसरे के राज ये अफशा कर रहे हैं और पूरी कौम को इनकी हकीकत मालूम हो चुकी है। मैं आपको एक दिलचस्प बात और भी बताता चलूं कि यहाँ पर अरबाब साहब, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, परवेज खटक साहब के हवाले से क्या राय रखते हैं? परवेज खटक साहब लीड कर रहे थे
9 मई के दौरान भी, 9 मई होने से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, चीफ मिनिस्टर रहे। अब वो मुशीर उनको बना दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कैसे एक्सेप्ट कर रही है ये सब चीजें? आपने ही देखिए, जब आपने जहां ही तक उनको मुशीर खटक बनाया। साहब की बात है तो उस पे अब भी हमारे तहफुजात है। हम उस पे इल्जामात लगाते आ रहे थे कि उन्होंने बीआरटी में करप्शन की है, हम उससे पीछे नहीं हटे हैं। तो फिर लेकिन अब मुशीर जो कैसे बना वफाक ने दिया उनको? फैसला किया है और जी, फिर उन्हें मुशीर कैसे बना दिया? आपकी गवर्नमेंट है, तो यही वज़ीर तो आज़म हमारे शहबाज शरीफ तहफुजात साहब हैं। मिनिस्टर साहब से भी है और वफाकी हुकूमत से भी हमारे, मैं खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी की बात करूंगा कि हमारे तहफुजात मौजूद है कि परवेज खटक को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उस पे तो हमने वो जिस किस्म की बातें करते थे या हम उनके खिलाफ जो बातें करते थे, तो मेरे ख्याल में उन पे तो सब कुछ साबित हो भी चुका था। और ये भी बड़े अफसोस की बात है कि बीआरटी का जो केस नैब ने बनाया था और फिर उस पे जो स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, लेकिन अब वो जो बीआरटी का केस था वो बंद कर दिया गया है। इस पर भी हमें अफसोस है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी आज अली अमीन गंडापुर यहाँ पे वो वज़ीर है, वो करप्शन करते रहेंगे जब तक इनकी हुकूमत है। मुझे तो ज्यादा देर तक उनकी हुकूमत खैर नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब तक उनकी हुकूमत है तो वो हुकूमत करते रहेंगे, करप्शन करते रहेंगे। कल को ये जो है हमारी गवर्नमेंट में आकर शामिल हो जाएंगे तो क्या ये साफ हो जाएंगे? ये गलत बात है, क्योंकि साफ मतलब बात जरदारी करनी साहब या चाहिए। जरदारी तो मैं साहब पे आपको ये करप्शन के क्लियर करता इल्जामात चलूं और कि दीगर, यूसुफ रजा गिलानी साहब पे करप्शन के इल्जामात और दीगर लोगों पे वो उसी तरह से बरकरार हैं। बिल्कुल जी, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस पे हमारे तहफुजात मौजूद है परवेज खटक साहब पर। लेकिन अब ये वफाक ने एक फैसला किया है, हमें समझ नहीं रही कि ये वफाक ने किस उस पे किया है। कुछ सोचा होगा जरूर, उस वजह से ये फैसला किया है। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर लिया है तो हमने अब उनको तस्लीम कर लिया है, ठीक। लेकिन चीमा तहफुजात साहब, हमारे मौजूद चीमा है। साहब, अरबाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, केपी के हवाले से तहफुजात मौजूद हैं। परवेज खटक साहब, बीआरटी का नाम लिया तो मैंने इन्हें परवेज खटक साहब की याद दिलाई। तो पंजाब की सूरत हाल क्या है? मरियम नवाज साहबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। एहसन इकबाल साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अनाड़ी को खिलाड़ी बनाकर पेश किया गया। तो मरियम नवाज साहबा भी कोई एक्सपीरियंस रखती हैं, कोई यूनियन काउंसिल कहीं पे कुछ चलाया इन्होंने भी, कोई सियासी करियर है? देखिए, पहली बात तो ये कि बात आपने शेर रशीद साहब से बात शुरू की कि वो कहते हैं कि हालात खराब हैं। तो मतलब शेर रशीद साहब की बात भी मैं नहीं करता और मैं अपना अरबाब साहब की बात भी नहीं करता। मैं फिगर की बात करता हूँ जो आप कह लें कि इकोनॉमिक जो आपका इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक जो रिव्यू है आपका सालाना, आपका महाना या सालाना स्टेट बैंक देता है या आपकी एक साल दौरे हुकूमत की रिपोर्ट सामने आई है। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी जो आजकल वजारत खजाना मंथली रिपोर्ट छापती है, क्या नाम है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट छापते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके मुताबिक ये है कि इस साल आपकी 34% कॉटन कम पैदावार हुई है। कॉटन कम पैदा हुई है, 11% आपकी ये कम पैदा हुई है मकई, तकरीबन को 9% आपकी मूंजी कम पैदा हुई है। आपका भी रिसेंट जो मकई यू कैन से कि गंदम की बात करें जो 15% 16% कम पैदा हो रही है। तो चारों बड़ी फसलें अगर कम पैदा हुई हैं और फिर 0.92% आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पिछले साल से पीछे है। तो दो ही बड़े आपके सेक्टर होते हैं, एक एग्रीकल्चर है और दूसरा इंडस्ट्री है। ये दो जब कम पैदा होते हैं तो आपका उतना ही, जब प्रोडक्शन कम है तो सर्विस सेक्टर भी उतना रुकड़ जाता है। फिर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ लोहे की सेल देखें, वहाँ आप जाके देखें सेल की, सीमेंट की देखें, डिस्पैचेस कम है पिछले साल से, हालांकि पिछला साल भी बड़ा मंदा था। तो ट्रांसपोर्ट की हम बात करें वो कम है। तो जिस सेक्टर को छेड़ेंगे वो पिछले साल से रिवर्स है, नेगेटिव है। तो फिर भी मैं आज इत्तेफाक से इस्लामाबाद गया हुआ था, तो इस्लामाबाद में लगे हुए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह कर दिखाया। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के तस्वीर वाले वो खंभों पे लटके हुए थे दोनों भाई, तो दोनों कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह कर दिखाया। तो कर दिखाया, मैंने बताया कि 34% कॉटन की पैदावार कम हुई है, मकई की कम हुई है, मूंजी की कम हुई है, गंदम की कम होने जा रही है, 7% करप्शन में इजाफा हुआ है, सीमेंट कम पैदा हुआ है और प्रोडक्शन कम हुई है। और आपके जितने भी गवर्नेंस के सेक्टर हैं वो आप कह लें कि अमन अमान के हों, वो दहशतगर्दी के हों, बुनियादी हकूक के हों, इंसाफ के हों, हर तरह आप जितने बुरे सेक्टर हैं, बुरी चीजें हैं, नेगेटिव हैं, वहाँ आप बॉटम पे हैं। और जो अच्छी हैं, अच्छे के हिसाब से देखें तो आप बॉटम पे हैं।
और बुरे के हिसाब से देखें तो आप टॉप 1 और 2 में हैं कि आपसे अफगानिस्तान अब बेहतर हो गया, आपसे सोमालिया बेहतर हो गया, आपसे मतलब कांगो बेहतर हो गया। तो जो मुल्क जिनको ताने के तौर पर लोग इस्तेमाल होते करते थे, उनके आपसे पासपोर्ट बेहतर हो गए, उनके अमन अमान आपसे बेहतर हो गए। फिर भी मुझे मतलब सच्ची बात है, अरबाब साहब के जैसे लोगों का हौसला है, वो बख्तियार साहब हैं एक, उनके लोगों का हौसला है कि ये टीवी पे आ जाते हैं, डिफेंड करते हैं, और ये शरीफ लोग हैं, इन्होंने भी गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं उठाया हुआ है। देखिए ये एहसन इकबाल जैसे लोगों ने बड़ी करप्शन की, आज भी कर रहे हैं, वो कुछ भी कह लें, वो समझ आती है कि नौकरी पूरी कर रहे हैं। ये जो मतलब केपी के से हमारे जो दोस्त बात करते हैं, सच्ची बात है, इन लोगों ने बेनिफिट भी नहीं लिए हुए, तो फिर भी आके डिफेंड करते हैं, तो बड़ा तरस आता है इन पे, और ये इनकी शराफत पे बड़ा। अगर ये भी परवेज हट्टक के बारे में जो बात कर रहे थे, तो परवेज हट्टक के बारे में देखिए बात तो कर रहे हैं ना, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि बात तो कर रहे हैं ना। लेकिन मेरा सवाल ये कि पूरे केपी में जब आप कह लें कि आपको पता है कि बीआरटी में परवेज हट्टक ने करप्शन की थी, तो कोई एक भी रिजाइन नहीं आया, कहीं एक आपकी पूरी मुस्लिम लीग ने कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई बैनर पकड़ के खड़े हो जाए, कोई फोटो बना के भेज दें, कुछ नहीं किया। ये अकेले आते हैं, तो वो बात कर रहे थे मशीर मुझे नहीं बनाया और उसको बना दिया है। ये जो नौशहरा से हमारे मुस्लिम लीग नून के जो लड़ाई भी करते हैं टीवी पे आजकल बहुत, क्या नाम है उनका, बख्तियार है, क्या नाम है? अच्छा, तो वो आप कह लें कि इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन बल जितना भी करते हैं उतना अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है बड़ी बदकिस्मत गवर्नमेंट है कि ये कोई भी गवर्नेंस के हवाले से ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें पूरी तरह एक्सपोज ना हुई हो, या जिसमें आप कह लें कि इन्होंने टॉप ना किया हो कि जी बुराई में, और या अच्छाई में ये बॉटम पे ना आए हो। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। वो हम इकोनॉमी का देखें, वो कोई गवर्नेंस का देखें, वो तालीम का देखें, वो हेल्थ का देखें, आजकल हर तरफ। तो ये शेख शीसा क्योंकि ताजरों के इलाके में रहते हैं, तो उन्होंने ताजरों की बात की है। तो जब लोगों की देखें हुआ क्या है, मैं जस्ट एक मिनट में बात करूं मैं कि पिछले 3 साल में अगर देखें तो आप पहले साल 38% जो आप कह लेंगे बड़ी से ये महंगाई जो थी, अगले साल 29% थी, उससे अगले साल 12-13% थी। तो 3 सालों में जो आप कह रहे महंगाई बढ़ी, वो 100 रुपए की चीज 205 रुपए की हो गई, 100 रुपए की चीज 205 रुपए की हो गई। और इन 3 सालों में अगर हम देखें कि लोगों की इनकम कितनी बढ़ी है, तो 30% से कम इनकम बढ़ी है। सो बेसिकली लोगों की 60 to 70% परचेजिंग पावर कम हो गई। और फिर इसी में आपको 2 चीजें और नजर आती हैं कि जो पॉवर्टी के नंबर थे जिस दिन हम हमारी गवर्नमेंट गई और इनकी गवर्नमेंट आई, एक जाली रजीम आई, तो उसके बाद 14 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे गए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े थोड़े साल हैं, 1973-74 था, बाकी कभी नहीं हुआ कि गुर्बत थोड़ी इंप्रूव होती रही, गुर्बत कम होती रही है। ऐसा नहीं होगा कभी गुर्बत बढ़ी हो। ये 3 साल ऐसे हैं कि जिसमें 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। पिछले साल तकरीबन 9 मिलियन के लगभग लोग आप कह लें कि 1,34,000 लोग मजीद करीब। फिर ये है कि इस साल अगर पिछला साल देखें 2023 में पाकिस्तान से 16 लाख लोग ये मुल्क छोड़ के चले गए। आपके साथ 2 पड़ोसी मुल्क हैं, एक का नाम चाइना है, एक का नाम इंडिया। ये हमेशा इनके लोग ज्यादा बाहर रहते थे। फिर पुराने गरीब मुल्कों में बांग्लादेश है, फिर फिलिपाइन है। तो ये किसी मुल्क के भी 6 लाख से ज्यादा लोग बाहर नहीं गए। इंडिया से 6 लाख लोग बाहर गए, चाइना से कुछ 4-5 लाख लोग गए। फिलिपाइन और बांग्लादेश के मजदूर आपको कम्पीट करते थे, वो उनके लोग बड़े थोड़े, को 3-3.5 लाख। साहब एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब राना सिकंदर हयात साहब कहते हैं कि हम खुद भेजते हैं बच्चों को बाहर के वो वहां से एजुकेशन हासिल करके आए। चलो वो तालीम के लिए कितने गए उसका नंबर दे दें तो ज्यादा बेहतर है, बजाय ये कि मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो बेचारे डिक्की लगा के डमकी लगा के जो कुछ जिस पे जा रहे हैं, 16,60,000 लोग बाहर गए हैं। और सेकंड उसमें इंडिया है जिसके 6 लाख लोग बाहर गए हैं। ठीक है, बांग्लादेश, फिलिपाइन, ये वो सारे पीछे, सोमालिया बहुत पीछे हैं। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जिस दिन हमारी गवर्नमेंट गई थी, हम अगर बेरोजगारी की बात करें, इट वाज अराउंड 6.8%। आज ये बेरोजगारी चली गई 23% पे। 23% पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं रही। और वो आप दोनों की जो इकट्ठा करके देखें, गुर्बत को और बेरोजगारी को इकट्ठा करके देखें, या जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं उनको और बेरोजगारी को करके देखें, तो आपको ये नंबर बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, अब इसके होते हुए भी
अगर आसन इकबाल साहब बात करें तरक्की की, मरियम बीबी बात करें, खंभों पे मतलब बैठ के बात करें कि हाँ पाकिस्तान में पंजाब तरक्की कर रहा है, या ये बात कर लें क्या नाम है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब खंभे पे बैठ के तो वो बात करें कि जी अल्हम्दुलिल्लाह कर दिखाया। कर दिखाया तो कर ये दिखाया है कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे मजीद चले गए हैं, 23% बेरोजगारी हो गई है, किसान जो है उसकी लोगों की परचेजिंग पावर 60% कम हो गई है। फिर यू कैन से कि ये जो किसान हो या इंडस्ट्री हो दोनों बैठ गए हैं, इंसाफ का निज़ाम बैठ गया है। तो फिर भी आज मीडिया आज़ाद नहीं है, टीवी आज़ाद नहीं है, अखबार बेचारे बैठ के बिल्कुल अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज करके कि इनको करते करते और फिर साथ ही ये जो आप कह लें कि आउट ऑफ कंट्रोल नो गो एरियाज बन गए बलूचिस्तान में, नो गो एरियाज बन गए कोई केपी में। तो जब नो गो एरियाज बन गए तो फिर आप कौन सी बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी बातें करते हैं कि फिर आप लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पे लोग देखिए। मैं टीवी पे क्यों आया हूँ, मैं टीवी पे आया हूँ कि मैं कोई बात करूँ तो लोग समझे कि वो सेंसिबल बात कर रहे हैं। तो मैं अगर झूठ बोलना शुरू कर दूँ तो मैं तो अपनी इज्जत कम कर रहा हूँ ना। अगर खुदा न खास्ता मैं बजी बजी बंगियां मारना शुरू कर दूँ तो टीवी पे आने का नुकसान मुझे तो ये होगा, मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तो ये बेचारे जितने भी आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोग, इनकी इज्जत कम हो रही है। तो बाब साहब चीमा साहब कह रहे हैं कि फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो मुनासिब है, लोग अंडरस्टैंड करें, अदरवाइज डिफेंड करना ये तो मजबूरी है, नौकरी है, करना पड़ती है और क्रेडिबिलिटी भी फिर उस पर क्वेश्चन मार्क है। तो क्या समझते हैं, जैसे चीमा साहब ने बात की ओवरसीज के वोट के हवाले से, आप नहीं समझते हैं कि ये वोट का हक भी उनको मिलना चाहिए? इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त दायर कर रहा है कि वो खारिज कर दी जाए, इस्तदा की है उसमें। देखिए, जहां तक टीवी पर आकर सच बोलने का ताल्लुक है तो मेरा तो ये रिकॉर्ड है कि मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, क्योंकि झूठ बोलकर हम अपनी कौम को गुमराह नहीं करना चाहते हैं और ना ही मेरी आदत झूठ बोलने की है। इस पर काफी अरबाब साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो हम क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? आप खुद को, पाकिस्तान के अवाम को, जिन्होंने आपको कुछ गलत भी है। अरबाब साहब आप क्या समझते हैं, ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, हमने माजी में यही सुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये खा गए हैं, लूट गए हैं, चोर हैं, डाकू हैं, सड़कों पे घसीटा जाएगा, आज वो सदर ममलुकत हैं, क्या समझते हैं, वो सही था या फिर ये सही है? सच बोल दीजिए। देखिए, जहां तक ये बातें करने का ताल्लुक है कि घसीटेंगे और वो फेंकेंगे, तो वो तो सियासी बयानात होते हैं, उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। और कौम को भी पता है, हमें भी पता है कि ये सब सियासी बातें होती है। इस तरह तो इमरान खान साहब के जलसों में वो महमूद अशरफी साहब के साथ क्या उनकी वो जो हरकतें करते थे, मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ वो क्या करते थे, लेकिन आज वो उनके साथ बैठकर बातें करते हैं, तो वो सब सियासी बातें होती है, तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं मुल्क की बात इस वक्त करूंगा कि मुल्क इस वक्त एक अच्छी जानिब जा रहा है। आप देखिए कि पेट्रोलियम की कीमतें कम हो रही है, बिजली की कीमतों में नुमाया कमी हो रही है और आइंदा महीनों में इसमें और नुमाया कमी होगी। आप डॉलर का रेट देखिए कि डॉलर कब से जो है स्टेबल खड़ा हुआ है। जी, बिजली के कीमतों में कमी वाली बात वहीं पे ठहर गई है। नहीं है, वो आइंदा बिलों में आवाम को भरपूर रिलीफ मिल जाएगा। इसी तरह देखिए कि डॉलर का रेट जो था तो कभी 350 और कभी कहा जाता था, अब वो स्टेबल हो चुका है। गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से ज्यादा अर्सा हो गए कि डॉलर का रेट, तो मुल्क की मईशत जो है वो एक अच्छी पटरी पे चली है। और अगर हमें मौका दिया जाए, क्योंकि अगर ये लोग इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी कह रहे कि धरने देते हैं, कभी कह रहे कि हम अडियाला जेल की जानिब मार्च करेंगे, तो इन बातों से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ना ही कौम को इनके जो बानी चेयरमैन है उनकी रिहाई से कौम को कोई सरोकार है, ना मुझे कुछ है, ना आपको कुछ है। हमें इससे कोई सरोकार, हम मुल्क को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि जो पीटीआई की क़यादत है, हमारे स्पीकर साहब ने कई मरतबा कहा कि हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप आ जाए, हमारे साथ बैठ जाए, अगर हम में कुछ खामियां है तो आप हमें बता दें। अगर इस तरह टीवी में हम एक दूसरे पे इल्जामात लगाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें जो अगर मुझ में कोई गलती है तो वो मैं खुद ही ठीक करूंगा।
कोई और वो गलती मेरे लिए ठीक नहीं कर सकता है। तो इसलिए चाहिए तो ये कि पूरी जो पीटीआई की क़यादत है या जो दूसरी जमातें हैं, तो उन सबको चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म, अभी जो है एक मेज पर हमें बैठना चाहिए, क्योंकि हमें मुल्क का सोचना चाहिए। अगर मुल्क होगा तो हम होंगे। तो इसलिए पूरी जो पीटीआई की क़यादत है, उसे तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी उनको हम कर रहे हैं कि आप आ जाए, हमारे साथ बैठ जाए, कि हम इस मुल्क को आगे की तरफ ले जाए। अब खैबर पुख्तूनख्वा की मैं बात करता चलूं, चूंकि या मैं इस वक्त पिशावर में बैठा हुआ हूं, और चूंकि खैबर पुख्तूनख्वा के हालात आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि खैबर पुख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम अपना घर ठीक कर दे, कि अगर यहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर-ए-आला होंगे या परवेज खटक साहब वज़ीर-ए-आला होंगे या जो भी वज़ीर-ए-आला हो, लेकिन ये हमारा घर है, हमें अपने घर को ठीक करना पड़ेगा, और इसके लिए हम सबको एक मेज पर बैठना पड़ेगा। जब तक हम एक मेज पर नहीं बैठेंगे, ये सूबा ठीक नहीं हो सकता है, ना हम इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें सियासत को एक तरफ रखना पड़ेगा। अगर मुल्क नहीं होगा, खुदा ना ख्वास्ता, तो फिर मेरी क्या हैसियत और आपकी क्या है, और खान साहब की क्या है, या शहबाज शरीफ साहब की क्या है, फिर हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए। जिन सूबों में हालात है, हमें इस तरफ जाना चाहिए। बलूचिस्तान के हालात आप देखें, हमारे सूबे के देखें, तो हमें इस जानिब जाना चाहिए। अगर हम यहाँ बैठकर घंटों बात करेंगे, हम हर रोज टॉक शो में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां करते रहते हैं। अब कौम भी इससे बेकार हो चुकी है, कौम भी ये नहीं देखना चाहती है, क्योंकि कौम चाहती है कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाए, पाकिस्तान तरक्की करे, अमन आ जाए। अरबाब साहब, हमारे अरबाब सूबे में साहब अमन आ जाए, बलूचिस्तान में अमन आ अरबाब जाए। साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मेन मुतालबा है कि ये गवर्नमेंट जो है, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर ये गवर्नमेंट या फॉर्म 47 का इतराफ़ करे, ये हुकूमत गिरे, फिर हम आगे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनेंगे। क्या कहेंगे इसमें? देखिए जी, तो खैबर पुख्तूनख्वा में कौन सी फॉर्म 45 की हुकूमत है? यहाँ पर तो ये तीसरी मरतबा फॉर्म 47 की हुकूमत आ रही है, और अभी तो इनके जो अपने वज़रा थे, तैमूर जगड़ा और जो शौकत यूसुफजई साहब है, जो दीगर के जो वज़रा थे, वो तो खुद इन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि हम पे जबर, अरबाब साहब, पाकिस्तान मुस्लिम हम लीग पे नवाज वज़ीर-ए-आला ने ने केपी इलेक्शन में हरवाया कितनी है। दफा हुकूमत की है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने केपी में कितनी दफा हुकूमत की है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खैबर पुख्तूनख्वा में तकरीबन 3-4 मरतबा यहाँ पे हमारी हुकूमत गुजरी है। मीर अफजल खान साहब वज़ीर-ए-आला थे, सरदार महताब, मौलाना फजलुर रहमान साहब फॉर्म 47 वाली बात कर सकते हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर सकती है? देखिए, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर पीटीआई की हुकूमत को हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। ये तीसरी मरतबा है कि उन्हें हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो उनके कौन मुसल्लत करता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट को केपी में? देखिए, केपी में वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और चीबा साहब को भी पता है, तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन नहीं, आप बताइए, अवाम के सामने रखिए ना। मुसल्लत कर देना, ये सुनते आते हैं। पाकिस्तान के अवाम को भी पता चलना चाहिए कि कौन मुसल्लत करता है और फिर कौन उन्हीं के तवस्त से बारियां लेता है। देखिए, ये पाकिस्तान के अवाम को भी पता है और ये हर किसी को पता है कि यहाँ पर पीटीआई की जो है वो वोट के जरिए हुकूमत नहीं आई है। ये तीसरी मर्तबा है कि उनको मुसल्लत किया जाता है, ये वोट के जरिए इक़्तिदार में नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तो इनके अपने जो वज़रा है। अरबाब साहब, विफाक की गवर्नमेंट वोट के जरिए है। बिल्कुल जी, वफाक की हुकूमत जो है वो वोट के जरिए आई है, क्योंकि अभी तक तो हमारे किसी, आपने कभी सुना है कि किसी मुस्लिम लीग ने ये इल्जाम लगाया है कि फलां जगह पे यानी हमारी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म 47 की पर आई है, या किसी और ने इल्जाम लगाया है? ये तो पीटीआई के अपने वज़ीर और अपने जो रकीब है वो इल्जाम लगा रहे हैं। अरबाब साहब, साद रफीक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, मियां जावेद लतीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये इलेक्शन जो है ये फ्री एंड फेयर नहीं था। विफाक गवर्नमेंट, साद रफीक साहब कहते हैं कि मुझे भी फॉर्म 47 वाली सीट गिफ्ट के तौर पे दी जा रही थी, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की। सर देखिए, ये साद रफीक साहब की जाती राय होगी, लेकिन पंजाब में इस तरह हुआ है कि जो हमारी जीती हुई सीटें थी वो भी हमसे ली गई है।
मैं अब वो उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी अभी अगर मैं आपको बता दूं कि खैबर पुख्तूनख्वा में जहां ये हजारा डिवीजन से मानसेरा से जो नवाज शरीफ साहब जिस सीट पे खड़े थे, वो सीट नवाज शरीफ साहब जीत चुके थे। आज भी चले वोट काउंटिंग कर लेते हैं, वो बक्से खोल दिए जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब पर वो सीट हरवाई गई थी, ये तो ऑन द रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ। इस तरह और भी बहुत सी सीटें हैं जो कि हम पे हरवाई गई थी खैबर पुख्तूनख्वा में। अब दिलचस्प बात तो यह है कि मैंने तो आपको कह दिया कि आपने तो राणा सनाउल्लाह साहब का नाम ले दिया। राणा सनाउल्लाह साहब तो अभी हमारे मुशीर है वज़ीर आज़म के। अब साद रफीक साहब है तो उनकी जाती राय होगी, उस पर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। और जावेद लतीफ साहब तो गुज़श्ता रोज भी नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है, उनसे मिले हैं। तो अब हर किसी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो वो जाती यानी उनके कुछ होंगे, लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए कि यहाँ पर तो खुलेआम पीटीआई के जो अरकान एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, इसने मुझे हरवाया है, आपका पॉइंट आया। मुझे हरवाया है। चीमा साहब, आपसे आखिर में जानना चाहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती अमल भी जारी है और इस पे आजम सवाती साहब ने कुछ गुफ्तगू की और उस पे हैरान कुन बात करार दिया है बानी पीटीआई की जानिब से उन अल्फाज को, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं आजम स्वाति साहब की बात को निगेट करता हूँ। आजम स्वाति साहब को पता नहीं क्या मजबूरी थी, क्या प्रेशर था, कहाँ पे कितना उनको क्या क्या कहा गया, मुझे नहीं पता। तो बहरहाल ये बात उनकी गलत है, ये मतलब ये बात ठीक नहीं है। सो मैं ये बात जो है ना आजम स्वाति साहब की बात को एंडोर्स नहीं करता। अच्छा, दूसरी इसमें बात हो रही थी, जो बेसिक बात है वो बड़ी तबलीग की अरबाब साहब ने कि जी ये भी होना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। और फिर सच उन्होंने ये बोला कि जनाब ये जो अपना केपी गवर्नमेंट है ये जाली है, ये जीती हुई नहीं है। मैं समझता हूँ कि अरबाब साहब पेशावर में जो रहते हैं तो पेशावर की सीटों में अगर नाम ले लें, नौशहरा की सीट को बता देंगे किस सीट पे मुस्लिम लीग नून ने कितने वोट लिए थे, या इनका कैंडिडेट वो खड़ा भी था या नहीं खड़ा था, जो खड़ा था उसके कितने वोट थे और वो कितने नंबर पे था। तो वो वहां तो सिचुएशन जो गंजी नायरी नायरी की और निचोड़े की, गंजी ने क्या निचोड़ना है क्या नाना है, इनके स्वाय यहाँ पे हजारा की 2-3 सीटों के, बाकी किसी जगह वोट ही को नहीं है। मतलब थोड़ा सा सेकंड आते हैं, ये हजारा में आप कर लें, अब्दाबाद की बात करें, हरिपुर की बात करें, सेकंड आते हैं। बाकी जगह तो मतलब चौथे से 5वें नंबर पे मुस्लिम लीग नून खत्म हो चुकी है। फजलुर रहमान साहब के चंद वोट है, ये मुस्लिम लीग अपना ANP के वोट है, इनका वोट ही क्यों नहीं है कहीं। पीपल पार्टी भी खत्म हो गई पंजाब KP से, और ये भी खत्म हो गए, ये दोनों पार्टियां खत्म हो गई। तो वहां पे मैं समझता हूँ ये कहते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना, तो जाए डिटेल में ना नाम ले किस सीट का। मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर में 14 सीटें थी MNA की, 14 की 14 सीटों में एक सीट का डाउट है कि शायद वो जीते हो, 13 सीटें कंफर्म आ रहे हैं, शायद 14 हारे हैं। इसमें शहबाज शरीफ साहब हारे हुए हैं, हमजा शहबाज हारे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब 86,000 वोट से 68,000 वोट से नवाज शरीफ साहब हार रहे थे। 6 पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन रहता था, 97% रिजल्ट आ गए थे 309 पोलिंग स्टेशनों में से। उस वक्त 68,000 वोट से नवाज शरीफ हारे हुए हैं, ये लाहौर की सीट जिस पे MNA बन के बैठे हुए हैं। तो बेसिक की बात है कि ये किसी घर पे आप कब्जा करें, घर के अंदर बैठ के कब्जा करके तो आप शुरू कर दें कि हमें सुलह सफाई से रहना चाहिए, इस मोहल्ले में अमन अमान होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए भाई? आप तो हैं ही जाली, आप तो जाली, मतलब आप तो काबज हैं, आप भी झूठे लोग हैं, मतलब भाई हुकूमत झूठी है। तो जो झूठी है वो आके बात करे कि जी हम यहाँ ठीक कर रहे हैं। तो मतलब अरबाब साहब के घर में कुछ बेगाना अजनबी आके इनके मकान पे कब्जा करे और कहे, और आते ही इनके पैसे लेके, इनके बैंक अकाउंट से लेके पैसे इनके बच्चों को ईदी दे दे, इनके बच्चों को आप कहने कपड़ों के पैसे दे दे, इनके बच्चों को जेब खर्च ज्यादा देना शुरू करे और कहे कि मैं आपसे घर अच्छा मैनेज कर रहा हूँ। भाई आप क्यों मैनेज करते हैं? ये घर तो अरबाब साहब का था, बच्चे अरबाब साहब के हैं, पैसे अरबाब साहब के हैं, आप कौन होते हो भाई कि वहां आके कब्जा करने वाले? तो बेसिक जो बात है कि किसी मुल्क में दुनिया के फिर अगली बात करते हैं कि हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। भाई सियासत, मुल्कों में सियासत से मुल्क बने हैं, मुल्कों की, ये मुल्क भी सियासत से बना था। कायदे-ए-आज़म सियासतदान था, अल्लामा इकबाल सियासतदान था, अब्दुल रब नशर सियासतदान था। जितने लोगों ने ये वोट से बना था वो, और ये जमहूरियत से बना था। यहाँ जब आप कहते हैं कि सियासत नहीं करनी, ये बड़ी आमकाना बात है, बड़ी अजीब सी बात है। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये इस तरह की बातें तो कोई नान जमहूरी कुव्वतें करती हैं, सियासतदान का क्या काम? सियासतदान ये बातें करते। ठीक है चीमा साहब, टाइम चूंकि कम है, आपका पॉइंट आया। अरबाब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? चीमा साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई है, और आप क्या समझते हैं कि बानी PTI के
बाहर आने की बातें की जा रही हैं और डील और मुज़ाकराती अमल को भी जो है वो डील का रुख दिया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि वो डील करके ही आ सकते हैं। आप समझते हैं कि अगर वो डील करके आएंगे तो फिर वो खामोश होकर बैठ जाएंगे नवाज शरीफ साहब की तरह? खान साहब जो है तो वो तो बहुत पहले से चाहते हैं कि उनके साथ कोई डील हो जाए, लेकिन मैं आपको ये ऑन द रिकॉर्ड आपके शो में बता रहा हूँ कि ना उनके साथ कोई डील होगी और ना उन्हें कोई डील दी जाएगी, क्योंकि वो जो है वो एक कौमी मुजरिम है। तो कोई हमने तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है कि उनको हमने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। उन्होंने जो जुर्म किए हैं तो वो उनकी सजा भुगत रहे हैं। आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब को किस जुर्म में जेल में डाला गया था कि आपने अपने बेटे से क्यों नहीं लिए। सिर्फ उनका जुर्म यह था कि आपने एक अकामा बनाया है और आपको नवाज शरीफ साहब इतने आला अदलिया पर चढ़ाई में भी नवाज शरीफ साहब मुलव्वस थे, उसकी सजा क्या मिली थी नवाज शरीफ साहब को? किसमें मुलव्वस थे जी? आला अदलिया पर चढ़ाई 1997 1998 तहरीक की सरबराही नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। 1997 में तो चले मैं मुस्लिम लीग में नहीं था, मैं तो तकरीबन 99 में मुस्लिम हक लीग में और सच की बात आपने की, हक और सच के मुताबिक क्या बनती थी सजा? देखिए वो जो थी तो वो तो अगर अब कारकुन है, अब अगर इधर हमारे इलाके में मैं आपको बताता चलूं, टाइम तो कम है कि हमारे इलाके में 2007 में एक मुजाहरा हुआ था, पूरे पिशावर को तोड़ फोड़ दिया था लोगों ने, पूरे पिशावर के लोग निकल आए थे। वो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी जो हुई थी डेनमार्क की जानिब से। मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था, और उसकी FIR मुझ पे डाल दी गई थी कि पूरे पिशावर की तोड़ फोड़ सराय दहशतगर्दी की अदालत ने मुझ पर FIR काटी और 788 के दफात मुझ पर लगा दिए गए थे। तो वो इस किस्म के वाकयात होते हैं कि लोग निकल आ जाए और एक किसी और का नाम ले ले तो वो अलग बात है, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग के अरकान नहीं थे, बस वो एक हादसा हुआ था। और नैब पेशी पे मरियम नवाज साहबा नैब पेशी पे थी और दहशतगर्दी के पीछे वर्दी के नारे लगे थे, मरियम नवाज साहबा मौजूद थी। लेकिन वो तो मैंने आपको बताया कि सियासी नारे होते हैं, तो सियासी नारे तो लगते रहते हैं, लेकिन जहां तक मुल्क की बात है तो हमें अदालतों पे चढ़ाई हो तो वो अदालतों पे चढ़ाई हो तो वो कारकुनान थे या फिर आम लोग थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्वस होते हैं अगर कहीं पे तंसीबात पे हमला किया जाता है। बहुत शुक्रिया। अरबाब खिजर हयात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थे। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है और इसमें हर सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को आड़े लेते हुए नजर आती है और उसी को दोषी ठहराती हुई नजर आती है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो वोट कास्ट करते हैं, अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों को पार्लियामान में भेजते हैं अपनी नुमाइंदगी के लिए, मगर वो अपने सियासी जमातों के लीडरान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं, वो उनको डिफेंड करते हुए नजर आते हैं और ये रीत रवाज के बिल्कुल ऐन मुताबिक चलते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के अवाम उम्मीद भरी नजरों से इस सियासी जमातों को, इस मौजूदा हुक्मरान सियासी जमातों को देखते हुए नजर आते हैं कि उनकी खुशहाली के लिए, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए और मईशत की मुस्तहकम होने के लिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद करें और पाकिस्तान के अवाम खुशी से और उम्मीद भरी नजरों से अगले आने वाले इलेक्शंस में भी अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों को वोट डालें और इसी तरह से वो पार्लियामान में जाएं। लेकिन उनकी उम्मीदें उसी तरह से सवालिया निशान बन के ठहरी रहती हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अलाने के बाद।